गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक और टॉपिक लेके आए हैं, सिलोजिज्म का। इसमें बेसिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, 2 से 3 स्टेटमेंट्स दी जाएगी और बोला जाएगा इनको यूनिवर्सल फैक्ट मानिए, इनको मानिए कि ये सच है और यही इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है। फिर कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या उन यूनिवर्सल फैक्ट्स को मान के हम इन कंक्लूजन को ट्रू बता सकते हैं। इनमें से कौन से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं उन यूनिवर्सल फैक्ट्स के ऊपर। तो इसमें ये जो हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म का, इसको हम 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम आपको बेसिक के सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे बेसिक से, एकदम थ्योरी समझाएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके आपको एडवांस तक ले जाने वाले हैं हम। इससे पहली वीडियो तो बेसिक आपका कवर करेंगे, फिर जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको समझाएंगे कि आइदर और के केस कौन से होते हैं, पॉसिबिलिटी वाले केसेस कौन से होते हैं और उन केसेस से जुड़े और बाकी कुछ एडवांस क्वेश्चंस आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए बिना कोई देरी करे जल्दी से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम जो है आपको क्वेश्चंस करवाएं, कुछ थ्योरी करवा समझाते हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी। आपको 2 या फिर 3 स्टेटमेंट्स गिवन होगी। तो स्टेटमेंट में जो भी लिखा हो बिना कुछ सोचे उसको सच मान लेना है, उसको यूनिवर्सल फैक्ट मान लेना है। भले ही वो स्टेटमेंट कितनी बकवास लिखी हो, कितनी इलॉजिकल लिखी हो, आपको इतनी डेप्थ में नहीं जानना, उसको सच मान के ही अपने आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए अगर उस क्वेश्चन में लिखा है कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ गोल नहीं अर्थ फ्लैट है या फिर ट्रायंगल है, तो आपको वही मान लेना है, अर्थ ट्रायंगल है, अर्थ फ्लैट है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है उस क्वेश्चन के लिए, वही यूनिवर्सल फैक्ट्स आपके हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे इन कुछ स्टेटमेंट्स के हम मीनिंग्स आपको समझाना चाहेंगे कि मतलब लैंग्वेज में क्या अंतर आता है। अगर जैसे कि आपकी लिखा होता है पहली स्टेटमेंट, ए ऑल ए आर बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है हम आपको ये समझाना चाहेंगे। ये बेसिकली हम 4 स्टेटमेंट्स आपको लेंगे और 4 से 5 स्टेटमेंट्स। तो हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हमारे सिलोजिज्म से जुड़े हुए। तो जो सबसे पहले आपको बात समझने की है कि आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, 2 से 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, जिनको आपको यूनिवर्सल फैक्ट्स मान के आगे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। आपको इस बात पे नहीं जाना कि वो स्टेटमेंट कितनी इलॉजिकल है, कितनी जो है बकवास स्टेटमेंट है कि वो ट्रुथ हो ही नहीं सकती। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उस स्टेटमेंट को ट्रुथ मानना पड़ेगा, उन्हें अपने आप में कंप्लीट ट्रुथ मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर लिखा है स्टेटमेंट में कि अर्थ फ्लैट है तो आप अर्थ को फ्लैट ही मानेंगे, आप इस बहस में नहीं लग जाएंगे कि अर्थ गोल है। तो ठीक है, अब मैं ना आपको कुछ मीनिंग समझाता हूँ। जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं किस टाइप से लिखी जाती हैं और वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और उस लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 4 ऐसे मीनिंग्स की बात करेंगे। मान लीजिए लिखा है अगर आपके क्वेश्चन में कि ऑल ऑल ए आर बी, सारे ए जो हैं बी होते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा हमारे लिए। इसका मतलब कि जो ए है वो एक छोटा ग्रुप है, बी बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। ऑल ए आर बी यानी कि अगर हम इसमें बनाए तो इस बड़े सर्कल को अगर हम बी मान लें तो इसके अंदर एक छोटा सर्कल यानी कि बड़े ग्रुप में एक स्मॉल सबसेट होगा, उसका नाम होगा ए। ए पूरी तरीके से बी के अंदर समाया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ ऑल ए आर बी, ए पूरी तरीके से बी में समाया हुआ है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक वेन डायग्राम इसका ये भी बनता है और दूसरा वेन डायग्राम ये भी बनता है। यानी कि अगर ए और बी की बाउंड्री मिक्स हो गई हो, ठीक है ना, कि दोनों की बाउंड्री सेम है, दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों में प्रेजेंट है, जितने एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है उतनी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम है। ठीक है। इसमें जो ये क्यों हम दोनों ही क्यों कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है हमें कि
जो है ए आर बी तो लिखा है हमें, पर ये नहीं लिखा दे आर सम ए हु आर नॉट बी, या फिर दे आर सम बी हु आर नॉट ए। अगर इसके साथ ये भी स्टेटमेंट हमें लिखी होती दे आर सम बी हु आर नॉट ए, तो हम इस वाले डायग्राम को बनाते। पर हमें सिर्फ ये लिखा है ऑल ए आर बी, सभी ए जो है बी होते हैं। तो हम ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, दोनों ही बात है। पर अगर जो आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको ये वाली स्टेटमेंट्स, ये वाला डायग्राम बनाना होगा। आपको समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए कि दोनों ही डायग्राम जो है ट्रू होते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम बहुत ही नेगेटिव वे में लेके क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सस्पिशियस वे में लेके क्वेश्चन को करेंगे। हमारा मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें ये फाइंड करना कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हो रीजनिंग का, तो आपका एम ये रहता है ना, ये पहचानना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सा आपका सही आंसर होगा। पर सिलोजिज्म में आपको उल्टा मान के चलना होता है, आपको ये फाइंड करना होता है कौन से आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। वो हम बाद में बात करेंगे जब हम आपको स्टेटमेंट्स करवा रहे होंगे। तो दूसरी हमारी आ जाती है लाइन, नन ऑफ ए इज बी। कोई भी ए जो है बी नहीं है हमारा, इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कोई भी ए जो है बी के अंदर नहीं आ रहा और कोई भी बी जो है ए के अंदर नहीं आ रहा, दोनों में बिल्कुल भी 0% ओवरलैपिंग हो रही है। इसका एक ही डायग्राम बनेगा। हमारे इस केस में दो बन रहे थे, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट आती है उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। जैसे कि ए, ऑल ए आर बी के दो मायने हो सकते हैं। एक तो कि ए जो सबसेट है बी का, दूसरा ए और बी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नाम है, एक ही ग्रुप के दो अलग अलग नाम है, ठीक है। तीसरा हमारी जो स्टेटमेंट आती है जो कंफ्यूजिंग करती है बच्चों को, वो होती है सम ए आर बी। तो आपकी स्टेटमेंट लिखी हो सम ए आर बी या सम बी आर ए, दोनों ही बराबर बात है, दोनों में सेम डायग्राम बनेगा, दोनों में हमारे सेम कंक्लूजन निकलेंगे, सब कुछ सेम होगा। यानी कि सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए, दोनों एक ही बात है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसमें ना बहुत सारे डायग्राम बन जाते हैं हमारे। एक तो ये नॉर्मल सा आपको डायग्राम समझ में आता है सुनते साथ ही स्टेटमेंट को, कुछ ए जो है बी है, एक समझ में आता है। पर हमारा ये भी तो कह सकते हैं हम, है ना, ये भी तो कह सकते हैं कि सभी के सभी जो मतलब, ऐसे भी तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है ना कि जो बी है उसमें सबके सभी जो है ए के अंदर होए। उस केस में भी कुछ भी जो है ए के अंदर होंगे, है ना। अगर ये वाला केस हुआ और आप फिर भी तो आप फिर भी तो ये आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू बैठेगी, है ना। ये वाली स्टेटमेंट हर केस में ट्रू बैठनी चाहिए, जो भी आपकी स्टेटमेंट गिवन हो वो हर केस में ट्रू बैठनी चाहिए। आप देखिए वो इसमें भी ट्रू बैठ रही है, सम ए आर बी, और वो इसमें भी बैठी है कि कुछ जो ए हैं, ये वाले ए जो है बी में भी बैठे हुए हैं, वो इसमें भी बैठी है, सही बैठी है हमारी कि कुछ बी, बी का कुछ एरिया वो ए, कुछ ए का एरिया वो बी के अंदर है। वो बात अलग है कि सारा का सारा ही है, पर इसमें ये नहीं लिखा कि, हमसे ये नहीं बोला गया कि कुछ जो है उसके अंदर नहीं भी है, मतलब हमसे ये नहीं बोला सम ए आर नॉट इन बी, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट नहीं गिवन, अगर ये भी गिवन होती तो हम इसको कैंसिल कर देते, फिर हमारी ये दोनों रह जाती। या फिर उसके साथ तीसरी एक और गिवन होती है हमें, सम बी आर नॉट इन ए, तो हम ये भी कैंसिल कर देते। पर अभी हमें सिंपल सी एक वेगली स्टेटमेंट गिवन है, एक ब्रॉडली की स्टेटमेंट गिवन है, सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए, एक ही बात है, दोनों में सेम डायग्राम आपके बनेंगे। और तीसरा आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी डायग्राम बन सकता है। ओवरलैपिंग का डायग्राम कि पूरा का कि ए और बी दोनों हैं ही, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप के दो नाम है। उस केस में भी कुछ ए जो बी में होते हैं, कुछ बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में होंगे। और चौथा आपका बनेगा
सम ए आर नॉट इन बी। ठीक है, ये आपका तीसरा बनता है सम ए आर नॉट इन बी। इसमें भी काफी सारे डायग्राम्स आपके बन सकते हैं। देखिए इसको खुद ही समझ के देखिए कैसे बन सकते हैं इसमें। एक तो ये वाला सेम डायग्राम बनेगा हमारा। क्यों? क्योंकि सम ए आर नॉट इन बी लिखा है हमारा। तो इसमें ये देखिए, ये ए के कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे जो कि बी के अंदर नहीं मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट इस डायग्राम से भी ट्रू बैठती है हमारी। और दूसरा, अगर हम रख दें ए आर नॉट इन बी, तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू बैठती है। क्योंकि ए के बाहर जो बी के बाहर जो एलिमेंट्स हैं वो ए में है पर बी में नहीं है। जो बी के बाहर हम एलिमेंट्स देख सकते हैं वो ए में तो मौजूद है पर बी के अंदर मौजूद नहीं है। और यही हमारे लिए क्या है, सम ए आर नॉट इन बी। फिर तीसरी हमारी जो कंडीशन बन सकती है, क्या ये बन सकती है हमारी, क्या ये इसको लागू कर सकते हैं? खुद ही दिमाग लगा के सोचिए। सम ए आर नॉट इन बी, पर यहाँ पर तो पूरा का पूरा ए ही जो है बी के अंदर है। ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर हो पर बी के अंदर ना हो। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे नहीं लगेगी। फिर क्या ये वाली लग सकती है कि ए आर नॉट इन सम ए आर नॉट इन बी। कुछ ए जो है बी के अंदर नहीं है, पर आप इसमें देखेंगे कि ए और बी दोनों ही एक ही बात है। तो सारे के सारे ए जो है बी के अंदर होंगे। इससे हमारी ये भी जो है नहीं लगेगी इस कंडीशन के अंदर। यहाँ पे क्या लगेगा, बल्कि यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट लगेगी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा। ए और बी के अंदर कुछ भी एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे ये आपको सभी मैंने पॉसिबल केसेस बताए हैं कि किस किस पॉसिबल वे में आप एक स्टेटमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट का मीनिंग समझ सकते हैं। अच्छा, पर आपको जो डायग्राम बनाना होगा ना वो मेनली बनाना, जो उनके असली एकदम ही मेजर मीनिंग दिखा रहे हैं ना उसको बनाना है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहा है। इसमें ना ये हमें ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी जो है ए में नहीं है। ये ना काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये कम से कम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारे डायग्राम कम से कम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो नन ऑफ ए इज बी, उसमें तो एक ही डायग्राम है हमारा, उसको ही आपको बना के आ जाना है। फिर सम ए आर बी, उसमें आपको इस वाले डायग्राम को बनाना है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे नॉन फैक्ट, सारी नॉन पॉसिबिलिटीज़ को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये सिर्फ एक ही, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारी। ये अगर हम ये वाला डायग्राम बना देंगे तो इससे हमें एक रॉन्ग कंक्लूजन मिल सकता है कि कोई भी बी जो है ए के अंदर, कोई भी वो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर हो पर ए के अंदर ना हो। ठीक है, पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आप समझिए, मैं बताता हूँ। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा मकसद होता है ऐसे डायग्राम ऐसे बनाए जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करे, जो ऑल पॉसिबल केसेस को रिप्रेजेंट करे। पर जो हमारी स्टेटमेंट गिवन होती है वो होती है कि ये अपने आप में ट्रू, ये स्टेटमेंट कई सारी डायग्राम्स के लिए ट्रू हो सकती है। इसलिए अगर आपकी तीसरी स्टेटमेंट गिवन हो तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, सम ए आर नॉट इन बी। ठीक है, कुछ ए जो है बी के अंडर नहीं है। तो इसमें तो आप जो है ती, तीसरा वाला डायग्राम बनाएंगे। तीसरा भी बना सकते हैं, इसमें पहले भी बना सकते हैं, एक ही बात है। सम ए आर नॉट इन बी। ठीक है, ये डायग्राम बनाने से ना आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते चले जाएंगे, जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बल्कि आप वही बनाना, अच्छे से आपको फास्टली क्वेश्चन हो पाएंगे। इसमें मैंने आपको मार्क किया है। पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, एक स्टेटमेंट के कितने कितने मायने हो सकते हैं, कितनी केस में एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो सकती है। चलिए अब हम और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ना मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। जो हमने पहले आपको समझाए थे चार कॉन्सेप्ट, चार जो है मीनिंग, वो मेजर कौन वो है आपके स्टेटमेंट में जो आते हैं। स्टेटमेंट में जो लैंग्वेज लिखी आती है उसके क्या मायने हैं।
अब जो मैं समझाने वाला हूँ, तो कंक्लूजन में क्या-क्या लैंग्वेज आती हैं, आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसी अजीब-अजीब सी लैंग्वेज लिखी आती है, पर उनका मीनिंग क्या है, उसको क्या मीनिंग आपको समझना है, ठीक है ना? तो इनमें से सबसे पहले हमारी आती है P is Q। ये कहीं पर स्टेटमेंट में भी आ जाती है, पर इसका मतलब क्या होता है P is Q? इसका मतलब होता है ऑल P are Q, ठीक है ना? मतलब ऑल P are Q को, जो हमने आपको पहले समझाई थी कंडीशन, उसको P is Q भी लिखा जा सकता है। दोनों में से कुछ भी लिखा जाए, आपको पता है डायग्राम कौन से बनने हैं, हमने आपको पहले बता दिए थे कौन से आपके डायग्राम बनेंगे। दो डायग्राम बनने थे, एक एक ये वाला डायग्राम बनना था और एक दूसरा ये वाला डायग्राम बनना था। पर जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप दिमाग में दोनों डायग्राम रखेंगे, पर कॉपी पर सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? अब दूसरा आपकी कंडीशंस आ जाती हैं सम से जुड़ी हुई, कि सम को भी अजीब-अजीब तरीकों से लिखा जाता है, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएँ, वो कुछ समझ ना पाएँ, कुछ गलती कर बैठें। जैसे सम होता है, जो हमने बोला था ना, सम ए आर इन बी, या फिर सम ऑफ द ए आर बी, ठीक है ना? ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब हमने आपको कई सारे बना के दिखाए थे, जिसमें से मेजरली हमारा ये वाला फॉलो होता है, ये वाला रूल फॉलो होता है, सम ए आर इन बी। तो इसको ना अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है। सम की जगह कभी आपको रेयरली लिख दिया जाएगा, सेल्डमली लिख दिया जाएगा, या फिर फ्यू लिख दिया जाएगा, या आपको लिख दिया जाएगा फ्यू ऑफ ए आर एन बी, या फिर आपको कुछ परसेंटेज गिवन होगी, आपको बोल दिया जाएगा 95%, या फिर 25% ए आर बी। सबका मतलब सम ऑफ द ए आर बी ही है, भले 99% ऑफ ए आर बी हो या 1% ऑफ ए आर बी हो, इसका मतलब यही रहेगा, सम ऑफ ए आर बी। उस दोनों ही केस में सेम डायग्राम बनेगा। आपको मेन बस ये डायग्राम पे फोकस करना है, डायग्राम कौन से केस में जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट से कौन से डायग्राम बनेंगे, बस इस पे फोकस रखिए आप अपना, बाकी सब होता चले जाएगा। तीसरा हम आपको कॉन्सेप्ट ओनली का समझाएंगे। ये ओनली और ओनली अ फ्यू के भी कुछ कॉम्प्लेक्स जो है आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपको उसको समझना जरूरी है, ठीक है? अब आपके ये लिखा है ओनली बी इज ए, इसका क्या मीनिंग है? अगर आप अभी समझेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ओनली बी इज ए, तो फिर ना इसको मैं एक दूसरी तरीके से लिख के देखते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। ओनली विनर्स, ओनली फाइटर्स आर द विनर्स, ठीक है ना? या तो आपको लिख दिया ओनली बी इज ए, या फिर ओनली फाइटर्स आर द विनर, ठीक है? एक ही बात है, कुछ भी लिखा जा सकता है, या फिर आपको लिखा जा सकता है ओनली डक इज बर्ड, मतलब कुछ भी बकवास आपकी लिखी जा सकती है, कुछ भी इलॉजिकल बात लिखी जा सकती है, उससे पे बहस आपको नहीं करनी। वैसे ये तो कुछ लॉजिकली बन रहा है। देखिए इसका क्या मीन, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ओनली बी इज ए का क्या मीनिंग होगा, तो आप इसको पढ़ के देखिए, ओनली फाइटर्स आर द विनर, जो लड़ते हैं सिर्फ वही जीतते हैं, यानी कि अगर जो लड़ते हैं सिर्फ वही जीतते हैं, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़ते हैं पर हार जाते हैं, अर्थात इस केस में हमारा फाइटर या फिर बी बड़ा होगा और हमारा विनर यानी ए छोटा होगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस केस में जो है, वैसे तो हमने देखा था कि जब वो आ रहा था ऑल बी, ऑल वाली केस में, इस वाले केस में हमने देखा था, अगर इसको पी क्यू की जगह बी और ए ले लें हम, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, अगर हम इसको लें ऑल बी आर ए, तो हमने देखा था बी अंदर जा रहा था, बी जो है छोटा सबसेट बन गया था, ए बड़ा सेट बन गया था। पर जब ओनली आ जाता है, ओनली बी इज ए, यानी तो फिर पहला जो हमारी यूनिट है, पहला वर्ड है,
वो हमारा बड़ा सेट बन जाएगा और बाद वाला सबसेट बन जाएगा। अब तक जितने भी हमने सम और सम नॉट के केसेस पढ़े थे, सब में जो है ना इम्पोर्टेंस हमें जो है पहले वाले की दी गई थी। ठीक है, इसमें पहली बार दूसरे वाले को इम्पोर्टेंस दी गई है, दूसरे वाले को बोला गया है और इसमें उल्टा हो रहा है। तो बस आप कभी भी ओनली का केस आए ना, तो इस लाइन को याद कर लेना, इस लाइन को अपने दिमाग में एक बार पढ़ के देख लेना, ओनली फाइटर्स आर द विनर। तो आपको समझ में आ जाएगा इसका डायग्राम कैसे बनना है, कि इसका क्या मीनिंग हुआ। सिर्फ लड़ने वाले ही जीतते हैं, बिना लड़ने वाले जो लड़ते ही नहीं वो जीतेगा कैसे। इस लाइन को याद कर लेना, अपने दिमाग में एक बार बिठा लेना। चलिए अब हम चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट। ओनली अ फ्यू यानी इस सेम केस में हमने बस अ फ्यू लगा दिया, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। सेम में बस हमने अ फ्यू लगा दिया, पर इससे ना मीनिंग बहुत ज्यादा बदल गया, बिल्कुल ही 360 डिग्री का अंतर आ गया अ फ्यू लगाने से ही। ठीक है, अ फ्यू लगाने से ही पूरा हमारा 360 डिग्री का अंतर आ गया है। ओनली अ फ्यू बी इज ए, यानी कि ए के अंदर ओनली अ फ्यू बी इज ए, यानी कि ए बड़ा है और मतलब सम एक तरीके से ऐसा केस बना है इसमें। इसमें कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है, बात है कि बी और ए के बीच में इंटरसेक्शन होगा, यानी कि जो हमारा सम वाला केस था वही यहाँ पे लगेगा, जैसे हमने बात करी थी फ्यू लग जाए। पर ओनली अ फ्यू और फ्यू में अंतर है, क्या अंतर है इसमें ना, एक कंडीशन और बताई गई है। इसमें बोला गया है, इसका मतलब ये ना दो कंडीशन एक साथ बता रहा है हमें। ये देखिए, जब हमने सम लिख रहे थे तो हम दोनों ही कंडीशन को ट्रू मान रहे थे। हम ये भी मान रहे थे कि हो सकता है कि सारे के सारे बी और ए एक ही हों, या फिर हो सकता है कि जो है बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ रहा हो, है ना। ये सब कुछ केसेस मान रहे थे, पर इसमें ये सब कैंसिल हो जाते हैं। हम ए और बी को नहीं मान सकते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा कि कुछ बी के ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ओनली फ्यू यानी इसमें क्या बोले, सिर्फ बी के कुछ ही एलिमेंट हैं ऐसे जो ए में मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो ए में मौजूद नहीं है। इसलिए हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ए बड़ा सबसेट है और बी छोटा सबसेट है, ठीक है ना। इसलिए हम ये नहीं लिख सकते हैं, हम ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये दोनों केसेस हमारे जो है कट जाएंगे, ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। पर हम ये लिख सकते हैं कि बी बड़ा सेट है और ए छोटा सबसेट है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये फिर भी सेटिस्फाई होगा, ओनली ए ओनली फ्यू बी इज इन ए, यानी ये कुछ बी ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, कुछ बी हमारे ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है। ये वाले जो भी हैं ये सब जो है बी में तो मौजूद है पर ए में नहीं है, इसलिए ये फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को। तो मैं समझता हूँ अब आपको सारे के सारे लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं इनका कैसे प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। ये पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने कि इसमें जो है हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, दो कंक्लूजन गिवन है, और हमसे बोला है अगर पहला कंक्लूजन सही हो तो ए आंसर, दूसरा तो बी, और अगर दोनों सही हो तो सी, और कोई भी सही ना हो तो डी। ठीक है, अब वो देखते हैं क्या लिखा है। ऑल क्रो इज बर्ड, जितनी भी दुनिया में क्रो हैं सबके सब बर्ड हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्रो छोटा हो गया, बर्ड बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, जो बेसिक फॉर्म होती है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने पहले भी समझाया था। क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा हमें चीज़ों को अब दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वरना क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, या अगर आप करके देखेंगे, आप चाहो तो दूसरी तरीके से भी करके देख लीजिए, पर आपको उसमें खुद ही एहसास होगा कि अगर मैं दूसरा वाला डायग्राम बनाता हूँ, कहने के तो वो भी सही है, पर फिर या तो मैं आप सब सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख के काम करूँ, या फिर जो है बार बार कई सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे उस केस में,
जब जाके मेरे गलती होने के चांसेस मिनिमम रहते हैं। इसमें आप एक ही डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको एक से समझ नहीं आ रहा तो आप दोनों स्टेप्स लेके देख सकते हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट भी दोनों में लगा के देखेंगे, इतना काफी सारे डायग्राम बना देंगे और उसके बाद आप उस स्टेटमेंट जो हमारे कंक्लूजन को पढ़ेंगे। वो भी एक तरीका है, पर उसकी इतनी जरूरत होती नहीं है, आपके इतनी जितना मुश्किल टॉपिक है नहीं, आपको डायरेक्ट एक ही बनाना होगा और एक से ही आप सॉल्व कर लेंगे। और क्या गिवन है, ऑल पिकॉक्स आर क्रो, ठीक है। ऑल पैटर्न में गिवन था क्रो इज अ बर्ड, यानी कि ऑल क्रो इज अ बर्ड। फिर ऑल पिकॉक आर क्रो, यानी कि ये इसके अंदर आएगा हमारा, ठीक है ना। ये इसके अंदर ही तो आएगा, क्योंकि इसमें गिवन है सारे के सारे पिकॉक जो है क्रो होते हैं, तो पिकॉक का पूरा सर्कल जो हमारे क्रो के अंदर आ जाएगा। इससे हमें ये भी अब देखते हैं हमें कंक्लूजन क्या गिवन है। ऑल पिकॉक्स आर बर्ड, जितने भी पिकॉक के एलिमेंट्स हैं, पिकॉक ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब क्या बर्ड के अंदर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला ट्रू। फिर ऑल बर्ड्स आर पिकॉक, क्या सभी बर्ड जो है पिकॉक हैं? क्या सभी पूरा का बर्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब जो है हमारे पिकॉक के अंदर आ रहे हैं? आप देखेंगे नहीं, ये वाले जो एलिमेंट हैं या फिर ये वाले ही एलिमेंट हो गए हमारे, ये सब के सब हमारे पिकॉक के अंदर नहीं आ रहे हैं। आप इस वालों को कह लो या फिर इन वालों को कह लो, ये सब हमारे पिकॉक के अंदर नहीं आ रहे हैं पर बर्ड के अंदर आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ वन सही होगा हमारा और ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं क्या कह रहा है ये। सम परफ्यूम आर इंसेंसेस, तो पहला परफ्यूम और इंसेंसेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन एरिया, कुछ एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद हैं, सम का मतलब ये होता है, ठीक है। गिवन है दूसरी स्टेटमेंट में ऑल परफ्यूम्स आर ऑयल, जितने भी परफ्यूम है सबके सब ऑयल में आते हैं, सबको हम ऑयल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। यही हो गया ना, जितने भी परफ्यूम है सबके सब ऑयल में आते हैं, जो हमारा कॉमन का एरिया है फिर वो भी ऑयल में आएगा, समझ गए ना। इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब क्या पूछा है, सम इंसेंसेस आर ऑयल, क्या कुछ इंसेंसेस हमारे ऑयल हैं? हाँ है, ट्रू है, ये कुछ इंसेंसेस हमारे ऑयल हैं। नो ऑयल आर इंसेंसेस, क्या कोई भी ऑयल ऑयल इंसेंसेस नहीं है हमारा? some instances are oil, no instances are no oil are instances। तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाता है, पहला वाला सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच का एलिमेंट है ये हमारे इंसेंसेस भी हैं और ऑयल भी है, इससे हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू होती है, दूसरी गलत होती है। इसका 10 का आंसर होगा, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। ये तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, ऑल हॉर्स आर गोट, मतलब जितने भी घोड़े हैं सबके सब गोट हैं, तो घोड़ा छोटा, हम ऑल हॉर्स आर गोट, जी एच, ठीक है। नो गोट इज डोंकी, कोई भी गोट जो है डोंकी नहीं है, तो इधर क्रॉस मारिए और अलग से आप बना दीजिए अपना डोंकी, कोई भी क्रॉस मार दीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो सकते। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है एक नहीं हो सकता, कोई भी एलिमेंट और हमारे गोट और डोंकी दोनों में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हमसे कंक्लूजन क्या क्या पूछे गए हैं। नो हॉर्स इज डोंकी, क्या कोई भी घोड़ा डोंकी नहीं है? ऑब्वियसली, जब सारे के सारे घोड़े जो है गोट में है और जो है गोट जो है डोंकी में ओवरलैप कर ही नहीं सकता, इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, नो हॉर्स इज डोंकी। फिर एटलीस्ट सम गोट आर डोंकी, क्या कुछ गोट जो है डोंकी हैं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जब हमें पहले ही बोल दिया गया है कि नो गोट इज डोंकी, तो दोबारा पूछने का क्या मतलब बनता है ये, एटलीस्ट सम गोट आर डोंकी। और वैसे भी अगर हम इसमें देखें तो हम अपने डायग्राम में देखेंगे तो हम पाएंगे कोई भी डोंकी और गोट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दूसरा गलत होगा हमारा, इसका भी आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नो परफ्यूम इज फ्रेगनेंस, ठीक है, तो कोई भी परफ्यूम जो है फ्रेगनेंस नहीं हो सकता। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परफ्यूम बनाया, फ्रेगनेंस बनाया, काट दिया दोनों को, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे।
सम ऑफ द परफ्यूम इज डियो, कुछ परफ्यूम जो है डियो है, ठीक है। इसको ऐसे बना दिया हमने, कुछ परफ्यूम जो है डियो है। ऑल डियो आर कोलोगनेंस, ठीक है, सारे के सारे डियो जो हैं कोलोगनेंस हैं हमारे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे, ठीक है। इसको ना आप ध्यान से देखिए, हमने जो क्रॉस का साइन बनाया है, बल्कि इसको क्रॉस करनी, इसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करिए। वो सिर्फ हमारा जो है पी और एफ पे बना हुआ है, हमारे डी और सी इनके लिए कोई भी जो है क्रॉस का साइन नहीं बना है। अर्थात हो सकता है कि जो एफ है हमारा वो डी से ओवरलैप कर रहा हो और सी से भी ओवरलैप कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये बात अपने दिमाग में रखिए। हमने इसलिए क्रॉस का साइन बनाया है कि अगर जो है डी से भी इसमें गिवन होती कंडीशन कि डी से भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो हम डी पर भी क्रॉस का साइन बना देते, या फिर सी पर गिवन होती तो हम सी पर भी क्रॉस का साइन बना देते। इसलिए अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि एफ जो है डी और सी से भी ओवरलैप कर सकता है। और जो है ऑल डीओ आर सारे के सारे डीओ जो है सी में आ रहे हैं। फिर हमसे अब कंडीशंस क्या पूछी है, हमसे कंक्लूजन्स क्या पूछे हैं। एटलीस्ट सम परफ्यूम आर कोलोगनेस, तो फिर कुछ परफ्यूम जो है सी में आए, तो कि जो हमारा सही दिख रहा है। देखो ना, ये जो एरिया है सी और पी के बीच के इंटरसेक्शन का एरिया, वो हमारा ट्रू दिखा रहा है इस बात को, ठीक है ना। अब वैसे आपको ना क्या करना है, जब भी मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको बड़े ही नेगेटिव माइंड से देखना है क्वेश्चनों को, बड़े ही सस्पिशियस माइंड से देखना है। आपको ना गलत ढूंढने, आपको ये नहीं ढूंढना कि कौन सा इनमें से सही होगा, आपको ढूंढना है कौन सा गलत होगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना इन सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को, तो आपके बड़ी आसानी से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारी रीजनिंग के, सबको हम पॉजिटिव माइंड से देखते हैं, सब में हम आंसर ढूंढते हैं, ऑप्शन को समझते हैं और ढूंढते हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। पर हमारे जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम ढूंढते हैं कौन सा आंसर नहीं होगा। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा नो फ्रेगनेंस इज ड्यू, ठीक है, कोई भी फ्रेगनेंस जो है हमारी ड्यू नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ना यहाँ पे ना कुछ आपको ना फंसाने की बात आ रही है। इसमें पूछा है नो फ्रेगनेंस इज ड्यू, पर हमने बोला है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो है एफ और डी ओवरलैप कर जाए। इस बात की एक पॉसिबिलिटी है, पर इस बात की ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों ओवरलैप ना करें, जैसे कि हमारा यही पर्टिकुलर केस है। ऐसी कोई कंपल्सन तो नहीं है ना हमारे पास कि इन दोनों को ओवरलैप करवाना ही करवाना है। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है हमारे पास कि इन दोनों को ओवरलैप करवाना ही है। ऐसे भी हम केस बना सकते हैं जिसमें ये ओवरलैप ना करें। और हमें क्वेश्चन कैसे करना है, नेगेटिव माइंड से करना है। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये ढूंढना है कि ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाए, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये ढूंढना है। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे हमारी दूसरी स्टेटमेंट को, दूसरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि जब दो कंडीशंस हमारे पास हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो है ओवरलैप करें, और ये भी पॉसिबल है कि ओवरलैप ना करें, तो हम स्टेटमेंट को फॉल्स मान लेते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू दोनों होने की चांसेस हो, तो हम फॉल्स मानते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को नेगेटिव माइंड से करना है। बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो इसका क्या मतलब है लॉजिकली। इसका मतलब है, हमें ये बताना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है हमारा, वो हर पॉसिबल वे में ट्रू होना चाहिए। वो पूरी तरीके से अपने आप में परफेक्ट हो, कोई भी उसमें फ्लॉ ना हो। और इसके लिए हमें, अगर किसी अच्छे आदमी में आपको फ्लॉ ढूंढना हो ना, तो बड़े ही नेगेटिव माइंड से ढूंढना पड़ता है। जब आपको कोई 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम चेक करते हो, किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसका एग्जाम दोबारा से चेक किया जाता है, उसको दोबारा से चेक किया जाता है, और इस बार नेगेटिव माइंड से कोई ना कोई गलती निकल जाए, इसके 100 के 99 बन जाए, क्योंकि 100 वाला का तो मतलब वो कि परफेक्ट है। तो आप नेगेटिव माइंड से ढूंढते हैं, ऐसे इसमें होगा। इसमें आप बड़े नेगेटिव माइंड से ढूंढेंगे। अगर आपको कोई भी कमी दिखाई जाती है, कोई भी केस दिखाई दे जाता है जिसमें जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं मानेंगे। तो इसमें हमारा सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नो फैक्ट्री इज इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हमारी इंडस्ट्री नहीं है। तो वही फैक्ट्री बनाई, इंडस्ट्री बनाई और काट दिया।
ठीक है, ये दोनों में से कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। और क्या क्यों है, ऑल वर्कशॉप्स आर इंडस्ट्रीज, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं सबके सब इंडस्ट्री में आएंगी। तो इसको हमने ऐसे बना दिया, जितनी भी वर्कशॉप है सब इंडस्ट्रीज में आएंगी, ठीक है ना। फिर क्या क्यों है, सम प्लांट्स आर वर्कशॉप्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वर्कशॉप हैं। तो ऐसे इंटरसेक्शन हमने बना दिया, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बनाने का क्या मतलब है कि वर्कशॉप और प्लांट में भी हमारा कुछ कॉमन पार्ट है और कुछ कॉमन पार्ट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे प्लांट और इंडस्ट्री में कॉमन हो पर वर्कशॉप में ना हो। इसलिए ना इस काम करना कभी भी, जब भी आपसे बोला जाए ना ऑल वर्कशॉप्स आर इंडस्ट्री, तो ऐसा डायग्राम मत बनाना, ठीक है ना। इसको बाउंड्री से मिलाना मत, क्योंकि वो ना कुछ पॉसिबिलिटीज को खा जाता है हमारी। अगर हम इसको बाउंड्री से मिला देते हैं उसके बाद हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज को खा जाता है हमारी। ये वाली जो पॉसिबिलिटीज है ना सारी, इन सभी पॉसिबिलिटीज को खा जाता है। इसलिए जब भी डायग्राम बनाओ तो इसको बेसिक सा डायग्राम बनाओ, कोई भी टिग्राम न लगाओ, कोई भी अजीब सा वियर्ड सा डायग्राम नहीं बनाना। सब कुछ बेसिक सा आपको करना है, जो भी आपको सबसे पहले दिमाग में आए जो बेसिक सी चीज हो वो ही करना है इन क्वेश्चनों में। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। नो वर्कशॉप इज फैक्ट्री, क्या कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है? ट्रू, है ना, क्योंकि सारे के सारे वर्कशॉप तो जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, और इंडस्ट्री और वर्क फैक्ट्री दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, दोनों पे कांटा लगा हुआ है। अगला क्या है, एटलीस्ट सम प्लांट्स आर इंडस्ट्री, ठीक है ना। क्या है, कम से कम कुछ प्लांट तो हमारे इंडस्ट्री में आने ही चाहिए, कम से कम कुछ प्लांट तो इंडस्ट्री में आने ही चाहिए। तो हम देखेंगे ये ट्रू है, क्योंकि जो है वर्कशॉप और हमारे प्लांट में कुछ इंटरसेक्शन का एरिया है। ये इंटरसेक्शन का एरिया में जो है अजम्पशन में हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ में गिवन है। तो सभी के सभी जब वर्कशॉप जो है इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया भी तो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा होगा। अर्थात इंटरसेक्शन का एरिया प्लांट, वर्कशॉप और इंडस्ट्री तीनों के अंदर आएगा। अर्थात इनकी दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन कि सम मूवीज आर फिल्म, ठीक है, कुछ मूवीज जो है फिल्म है, ठीक है। जो लिखा है लिखते चले जाइए। और फिर दूसरा क्या लिखा है, दो फिल्म इज ए शो, तो फिल्म पे कांटा लगाया, शो लिखा उस पे कांटा लगाया, दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होगा। फिर तीसरा, ऑल शोज आर पिक्चर, जितने भी शो हैं जितने भी एस का ग्रुप है वो पी के ग्रुप में आएगा हमारे, ठीक है। अब जो है हमें कंक्लूजन्स क्या क्या गिवन है उसको पढ़िए, और बड़े ही नेगेटिव माइंड से पढ़िए इन कंक्लूजन्स को, समझ रहे हैं ना। इनको बड़े ही नेगेटिव माइंड से पढ़ना है, आपको इनमें गलतियां ढूंढनी है, इनको नेगेटिव प्रूव करने की कोशिश करनी है, कोई सबूत ढूंढना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट सम पिक्चर्स आर फिल्म, कम से कम कुछ पिक्चर्स तो फिल्म हमारी होंगी, ठीक है। पर हम इसी केस में देख सकते हैं कि ना ही कोई फिल्म मिल रही है ना ही कोई पिक्चर मिल रही है, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। और ये भी हमारा एक कंडीशन पॉसिबल है, ऐसी बात भी नहीं है कि हमारा ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए हम पहली कंडीशन को फॉल्स मान लेंगे। फिर दूसरा हमारा क्या गिवन है, नो शो इज अ मूवी, कोई भी शो हमारा मूवी नहीं है। अब हमारी इस कंडीशन में तो हम देख रहे हैं वैसे कि कोई भी शो जो है मूवी नहीं है, पर आप ना इसको बड़े ही ध्यान से देखिए और थोड़ी ध्यान से देखिए कि हमारा जो कांटा लगा है वो फिल्म और शो के ऊपर लगा है, हमारा जो कांटा है वो मूवी और शो के ऊपर नहीं लगा है। इस बात की भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी एक कंडीशन पॉसिबल है जिसमें मूवी और शो आपस में ओवरलैप करेंगे। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये देखिए ना, हमारे फिल्म पे कांटा लगा है, तो इससे ये साबित होता है कि फिल्म का एरिया इंक्लूडिंग दिस इंटरसेक्शन एरिया शो के एरिया से ओवरलैप नहीं करेगा, पर बचा हुआ ये वाला एरिया तो ओवरलैप कर सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे भी एक डायग्राम में उतार सकते हैं, ठीक है।
ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, ये भी तो ट्रू है हमारा, ये भी तो ऊपर की तीन गिवन हमारे स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन तीन स्टेटमेंट्स, वो तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ब्रॉडली गिवन होती है, और ये जो कंक्लूजन है बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए, एकदम एक्यूरेट होने चाहिए कंक्लूजन्स हमारे। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि ऐसे पॉसिबिलिटी है जब हमारा एस और एम के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आए, तो नो सो इज ए मूवी एक गलत स्टेटमेंट है, ये पूरी तरीके से अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, अर्थात दोनों ही हमारी पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अच्छा, इनमें ना क्वेश्चनों में आइदर और के भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर हम आइदर और वाले आपको क्वेश्चन दिखा नहीं रहे हैं, कोई भी हम ऐसा क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे जिसका आंसर आइदर और होगा, क्योंकि जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। चलिए अब अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑल होटल्स आर बस, जितने भी होटल हैं वो सबके सब बस हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कंक्लूजन है, सम बसेस आर कार, कुछ बस जो है हमारी कार है। इसको दिमाग में रखना है, लिखते समय हमने लिख तो दिया है ऐसे, पर हो सकता है होटल और कार के बीच में भी इंटरसेक्शन हो, ऐसी बातें ना दिमाग में याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, बल्कि आप एक काम करिए ना, नहीं पर दिमाग में याद रखना है इसको। ठीक है, फिर आगे क्या गिवन है हमें, ऑल कार्स आर ट्रैम्प, जितने भी कार हैं सबके सब ट्रैम्प में है, सबको टीके का तेल में डाला। फिर सम ट्रैम्प आर क्लाउड, कुछ ट्रैम्प जो है क्लाउड भी हैं। ठीक है, अब इसको भी याद रखना, इस ये जो हमारा इन तीनों का इंटरसेक्शन भी हो सकता है, क्लाउड जो है हमारा एच में भी आ सकता है और बी में भी आ सकता है, ऐसी कोई हमें जो है मनाही नहीं करी गई है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब जो कंक्लूजन्स, तीन कंक्लूजन्स क्या क्या दिए हुए हैं, सम ट्रैम्प्स आर बसेस, बड़े नेगेटिव माइंड से देखना है इसको, सम ट्रैम्प्स आर बसेस, क्या कुछ ट्रैम्प बसेस होती हैं। अब ये तो कुछ भी आप कर लिए, ये तो पॉसिबिलिटी, इसको आपको ट्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि सम बसेस आर कार्स और ऑल कार्स आर ट्रैम्प्स, तो ट्रैम्प और बस के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हो गई होगा हमारा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जो है कम से कम ये वाला तो हमारा बसेस और ट्रैम्प में होगा। अगर भले ही ये एक्स्ट्रा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ कंडीशंस में, पर ये बीच वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरा क्या गिवन है, सम ट्रैम्प्स आर होटल, क्या कुछ ट्रैम्प्स होटल हैं। अब इस वाले केस को देख लिए, इसमें से आपको दिख रहा है कि जो है एक ऐसा केस पॉसिबल है जिसमें कोई भी ट्रैम्प होटल ना हो, कोई भी इनका ओवरलैप ना हो, तो दूसरी हमारी फॉल्स हो जाती है। अभी फर्स्ट हमारी ट्रू आई है। फिर तीसरी देखते हैं, सम क्लाउड्स आर कार, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ कि हर केस में क्लाउड और कार के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो। अब इसी केस को उठा लीजिए, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, अर्थात ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही हमारी ट्रू है, इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। बेसिकली हमें जो गलत स्टेटमेंट है वो निकालनी है। अब तक जो हम ट्रू स्टेटमेंट्स बताते थे कौन सी, इसमें बतानी है कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो चलो देखते हैं क्या गिवन है, ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर सर्कल लिखा, ये सब के सब स्क्वायर नाम के बड़े ग्रुप में है। फिर हमें गिवन है ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो ये भी बड़े ग्रुप में है हमारे रेक्टेंगल नाम के। और क्या बोले, नो रेक्टेंगल इज पिरामिड, तो इस पर कट मारा और पिरामिड का अलग से अपना छोटा सा ग्रुप बना दिया कट मार के। फिर क्या बोले, नो पिरामिड इज ट्रायंगल, यानी कि नो रेक्टेंगल इज पिरामिड, नो पिरामिड इज ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए इस पर दो, एक दूसरा वाला कट भी मारेंगे जो एक सेकेंड, इसलिए हमने इस पे दूसरा भी कट मारा कि ये जो है इसके साथ भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इस वाले सर्कल के साथ भी नहीं और इस बड़े वाले सर्कल के साथ भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अब कंडीशंस देखते हैं, एक एक देखते हैं कौन सी जो है फॉल्स होगी इनमें से।
एटलीस्ट सम सर्कल आर पिरामिड, कम से कम कुछ सर्कल तो हमारे पिरामिड होंगे। एटलीस्ट सम सर्कल्स आर पिरामिड। अरे इसका तो पहले ही आंसर निकल आया, मजा ही नहीं आया। मतलब देखिए ना, इसमें क्या किया ना, कम से कम कुछ सर्कल तो पिरामिड होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सर्कल जब रेक्टेंगल के अंदर हैं, पहले स्पेयर के अंदर, स्पेयर रेक्टेंगल के अंदर है, और रेक्टेंगल और पिरामिड के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे जो है सर्कल और पिरामिड के बीच में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है। चलो फिर भी हम बाकी भी देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो क्या बात है, सारे के सारे देखने चाहिए। ऑल ट्रायंगल बीइंग सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, ऑल ट्रायंगल बीइंग सर्कल इज पॉसिबल। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, कुछ भी हो सकता है। जब हमें सर्कल और ट्रायंगल के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया है, तो कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है इसके अंदर आ जाए। ठीक है ना, इसमें हमने एक ही गलत निकालना है, इसलिए हम थोड़े पॉजिटिव माइंड से देख रहे हैं। पहले हम नेगेटिव माइंड से देख रहे थे, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि इनमें एक ही गलत निकालना है, सभी सही, बाकी सब इसमें हमें गलत चूज करना है, उसमें हमें सही चूज करना होता था। अब तीसरी स्टेज में देखते हैं, ऑल ट्रायंगल बीइंग ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्या सभी रेक्टेंगल ट्रायंगल हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि हमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में। वैसे जो पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, हम आपको कल समझाएंगे पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर भी आप उसको कैसे इजीली करना है, पर आप फिर भी आज के लिए समझ लीजिए इन बातों को, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और अगला क्या है हमारा, एटलीस्ट सम रेक्टेंगल इज सर्कल। कुछ रेक्टेंगल तो सर्कल हैं, ये तो ट्रू है ही, कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट, कुछ एलिमेंट्स तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। फिर क्या गिवन है हमें, नो पिरामिड इज स्क्वायर। कोई भी पिरामिड स्क्वायर नहीं है। जब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल में है तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आखिरी भी ट्रू है। हमारी ए ही फॉल्स थी, जो हमने पहली बार में देख के समझ लिया था, बाकी पर भी चेक के लिए कर लिए। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ऐसे आपसे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस ये याद रखिए, क्वेश्चन को बड़े ही नेगेटिव माइंड से करना है, उसको बड़े ही जो है डाउटफुल माइंड से करना है, कि जो है स्टेटमेंट्स को, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ढूंढना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फिर आप नेगेटिव माइंड से करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी इसमें गलत है, फॉल्स है, तो आप पॉजिटिव माइंड से करेंगे। समझ गए ना इस बात को? इसका लॉजिक भी आपको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जब इसमें जो आता है ना पॉसिबल का केस, वो हम आपको कल समझाएंगे। जब पॉसिबल का केस आता है, तो आप कोई भी, तो आपको पॉजिटिव माइंड से देखना पड़ता है क्वेश्चन को, जब पॉसिबल अक्सर लिखा जाता है। ठीक है ना, और जब पॉसिबल नहीं होता तो आप बड़े ही नेगेटिव माइंड से देख सकते हैं। अब आप ना, मैं चाहूंगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, ताकि आपकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग हो जाए इन क्वेश्चनों पे, कोई भी आपकी गलती ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।